नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लेक्चर बाय प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे स्टेट ईवीएस पर्यावरण क्लास नंबर 3। ईवीएस के बहुत ही अच्छी क्लास है क्लास नंबर 3। इससे पहले हम 2 क्लास बना चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। स्टेट का एग्ज़ाम अभी होगा जुलाई में 2026। पर्यावरण क्लास नंबर 3 जीके लेक्चर बाय प्रदीप स्वामी हिसार हरियाणा। तो शुरुआत करते हैं। परिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा एक दिशा में। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? एक दिशा में होता है खाद्य श्रृंखला में। किसी परितंत्र में रासायनिक तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी परितंत्र में रासायनिक तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्कर। जैव भू रासायनिक चक्कर किसी परितंत्र में रासायनिक तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्कर। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितना प्रतिशत अपने शरीर बाहर में रूपांतरित करता है? तो ये करता है 10%। जो खाद्य श्रृंखला में हर कड़ी में क्या है 10% ऊर्जा कम हो जाती है। नेक्स्ट है एकमात्र महाद्वीप जहां घास परितंत्र नहीं पाया जाता, वह है अटलांटिक। प्रकाश संश्लेषण CO2 कारक कौन कौन से प्रकाश संश्लेषण के? CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश, तापमान, पर्णहरित। पर्णहरित किसको कहते हैं? पत्ते को कहते हैं, पौधे की पत्तियों को कहते हैं पर्णहरित। इसमें है CO2, H2O, खाद्य का प्रकाश, CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश, तापमान और पर्णहरित। कार्बन डाइऑक्साइड, HO2 पानी, सूर्य का प्रकाश, तापमान और पर्णहरित। पर्णहरित होता है पत्ते। प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण कारक है कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सूर्य का प्रकाश, तापमान, पर्णहरित। विश्व के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है लोनास, कोलंबिया में है ये, वेनेजुला, कंपोस ब्राजील, सावना पूर्वी अफ्रीका, सेल्वास अमेजन। भारत की घास के मैदान कहाँ कहाँ है? सोनमर्ग और गुलमर्ग में, जो कहाँ है जम्मू कश्मीर में, बुग्याल उत्तराखंड में। ये 9th क्लास की कक्षा में आता है, 9th कक्षा में SST में आता है। बुग्याल जो है घास के मैदान है उत्तराखंड, उर्मिल कर्नाटक, शोला महाराष्ट्र, पश्चिम घाट, बन्नी घास गुजरात, कच्छ। वन परितंत्र विषुवतीय वन, मानसूनी वन, शीतोष्ण वन और टेका वन। घास परितंत्र कौन कौन से हैं? सावना परितंत्र, टुंड्रा परितंत्र, उत्तरी अफ्रीका, ग्रीनलैंड, यूरोप एवं रूस। भारत के प्रवाल वित्तीय क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। यह है भारत के प्रवाल वित्तीय क्षेत्र। सबसे छोटा परितंत्र कौन सा है? एक्वेरियम। सबसे जो छोटा परितंत्र है वो क्या है? एक्वेरियम। एक्वेरियम जैसे घरों में, दुकानों में सजावट के लिए एक छोटा सा डिब्बा बनाते हैं और उसमें छोटी छोटी मछलियां डाल देते हैं सजावट के लिए, वो तैरती रहती हैं और ऑक्सीजन लगाते हैं उसमें, वो एक्वेरियम होता है। सबसे छोटा परितंत्र कहलाता है एक्वेरियम। और सबसे बड़ा कृत्रिम परितंत्र है धान का खेत।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? धान का खेत। विश्व में सबसे विश्वबद्ध परितंत्र है पर्णहरित वन। परितंत्र का मित्र कौन कौन से होते हैं? जो परितंत्र का मित्र है वो कौन कौन से होते हैं? नीम, पीपल, बरगद, तुलसी। नीम, पीपल, बरगद, तुलसी, ये है परितंत्र के मित्र होते हैं ये नीम, पीपल, बरगद, तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सतलखंड पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? ये होता है जंगल। वन सतलखंड पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा परितंत्र है जंगल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परभक्षी। परभक्षी कहलाते हैं वो। जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? परभक्षी। जैसे शेर है, शेर हिरण को मार देता है तो वो कौन सा कहलाया? परभक्षी। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में खाद्य जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। परितंत्र के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है वातावरण एवं जीव समुदाय का। वातावरण एवं जीव समुदाय का। शीत प्रधान प्रदेशों में मकान का छत होना चाहिए अधिक ढुलावदार। जहाँ पे ज़्यादा शीत प्रधान प्रदेश है वहाँ पे छत कैसे होनी चाहिए? अधिक ढुलावदार। हाथी घास किसे कहते हैं? सावना बायोम को कहा जाता है हाथी घास। हाथी घास किसे कहा जाता है? सावना बायोम। चेपरेल नामक झाड़ियाँ पाई जाती है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है, एक तालाब के परितंत्र का जैव भार पिरामिड कैसा बनेगा? तो ये बनेगा उल्टा। एक तालाब की परितंत्र का जीव भार पिरामिडल कैसा बनेगा? तो ये बनेगा उल्टा। नेक्स्ट है, एक संतुलन परितंत्र में जीवों में संख्या होती है सीतर। एक संतुलन परितंत्र में जीवों की संख्या कितनी होती है? सीतर। भारतीय परितंत्र के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर रामदेव मिश्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जो परितंत्र है उसके जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर रामदेव मिश्र। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग कौन कौन से होते हैं? विब ब्योरा से ये सूत्र से आप समझ सकते हैं। विब ब्योरा, इसमें लाल वह नीला प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। इसमें जो लाल और नीला रंग है वो किस में सहायता करता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। परपोषी गुण सभी उपभोक्ता में पाया जाता है। दो विभिन्न परितंत्र के मध्य संक्रमण मंडल को इकोलाइन कहते हैं। दो भिन्न परितंत्र के मध्य संक्रमण मंडल को इकोलाइन कहते हैं। सबसे शीतल परितंत्र है सागरीय परितंत्र, मतलब सबसे शीतल रहने वाला परितंत्र कहलाता है सागरीय परितंत्र। विरहित परितंत्र है जलमंडल। सबसे बहुत बड़ा जो परितंत्र है वो है जलमंडल, समुद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण। जीवों को चारों ओर से घेरने वाला या प्रभावित करने वाला जैविक या अजैविक कारक पर्यावरण कहलाता है। मतलब क्या है? जीवों को चारों ओर से घेरने वाला या प्रभावित करने वाला जैविक और अजैविक कारक पर्यावरण कहलाता है। यह गतिशील निकाय होता है। पर्यावरण का अर्थ है परि प्लस आवरण, मतलब चारों ओर का आवरण। पर्यावरण में कौन कौन से आते हैं? स्थलमंडल, वायुमंडल, कौन से आते हैं? स्थलमंडल, ये ऊपर दिया हुआ है, वायुमंडल, जयमंडल,
शीतल मंडल में कौन कौन से आते हैं? पर्वत, मरुस्थल, मैदान। वायुमंडल में आते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, भारीय मंडल, हिमनद, झील, नदी, सागर। और जीव मंडल में आते हैं जीव जंतु। जल मंडल में कौन से आते हैं? एक होता है जीव मंडल, शीतल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। और जल मंडल में आते हैं हिमनद, झील, नदी, सागर। जीव मंडल में आते हैं जंतु, पौधे। शीतल मंडल में आते हैं पर्वत, मरुस्थल, मैदान। वायुमंडल में आते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, भारीय मंडल। ये आपको पहले भी करवा चुके हैं। पर्यावरण के संघटक कौन कौन से हैं? जैविक, अजैविक, ऊर्जा। जैविक में कौन कौन से आते हैं? सूक्ष्म जीव, पादप, मनुष्य, जंतु। और अजैविक में आते हैं जल, थल, वायु, खनिज। ऊर्जा में आते हैं सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है वायुमंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाई जाती है 78.08%। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है वायुमंडल में? 78.08। वायुमंडल में गैसों का क्रम नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.95% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% है, नियान 0.0018% है। और हरित गृह जो गैस होती है वो है 0.0005%। नियान जो गैसें हैं वो क्या है? नियान जो गैस है वो वायुयान के टायरों में भरी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियान गैस। आर्गन, आर्गन गैस, आर्गन की मात्रा कितनी है? 0.93। और आर्गन गैस भरी जाती है बल्ब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्गन गैस भरी जाती है बल्ब में, नियान गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भरी जाती है, जैसे जो कुरकुरे हैं, चिप्स है, इनके जो लिफाफों में जो भरी जाती है वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये जो मंडल दिए हुए हैं, पृथ्वी, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो पृथ्वी की जो मोटाई बताई गई है इसमें 2 किलोमीटर, अक्षोभ मंडल 30 किलोमीटर मोटाई है अक्षोभ मंडल की 30 किलोमीटर। समताप मंडल फैला हुआ है 20 किलोमीटर तक, मध्य मंडल 20 किलोमीटर तक, और आयन मंडल जो सबसे बाहरी मंडल होता है, आयन मंडल 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये। वायुमंडल की गैसों का क्रम नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.95% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.38% है, नियान 0.0018% है, हीलियम गैस 0.005% है। खाद्य श्रृंखला। पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार स्तर भी होता है। खाद्य श्रृंखला चरण, खाद्य श्रृंखला का सबसे पहले आएगा घास। घास को कौन खाता है? कीड़ा। कीड़ा को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को सर्प। सर्प को मोर। मोर को लोमड़ी, और लोमड़ी को शेर खा जाता है। और ऊर्जा का जो नियम है, ऊर्जा 10% का नियम किसने दिया था? ये दिया था लिएंडरमैन के अनुसार। घास, कीड़ा, मेंढक, सर्प, मोर, इसमें हर सतर पर कितनी 10% ऊर्जा कम हो जाती है। ये दिया हुआ है परिस्थितिकी पिरामिड।
तो चित्र दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। खाद्य स्तर, यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्तर होता है। खाद्य स्तर का प्रारंभ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में फलस्वरूप होता है, जो आगे अन्य स्तरों तक ऊर्जा का प्रवाह करता है। सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और स्वयंपोषित पौधे। मिट्टी वियोजक, स्वयंपोषित पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रथम पोषक स्तर होते हैं। शाकाहारी जो होते हैं बकरी आदि, स्वयंपोषित होते हैं पौधे और ये प्रथम स्तर में आते हैं। शाकाहारी बकरी जैसे होते हैं, तो ये द्वितीय स्तर में आते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। मांसाहारी शेर, ये तृतीय पोषक स्तर में आते हैं और इन्हें द्वितीय उपभोक्ता भी कहा जाता है। सर्वाहारी, सर्वाहारी में चतुर्थ पोषक स्तर में आते हैं सर्वाहारी और इन्हें तृतीय उपभोक्ता भी कहा जाता है। प्रत्येक आहार स्थानांतरण में ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट दहन हो जाता है? 10% ऊर्जा कम हो जाती है। ये जो दिया हुआ है ये तालाब में भोजन श्रृंखला का दिया हुआ है। तालाब में कौन कौन से होते हैं? पानी के भीतर कीचड़ में जड़ें, पौधे पर निर्भर और पादप प्लवक, ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पादप प्लवक, पुराने प्लवक, कीटाणुओं का लार्वा, छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में ये आप एक बार देख लेना। ये हम पढ़ चुके हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में, ये भी पढ़ चुके हैं। ये है नेक्स्ट प्रमुख क्रांतियाँ। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा था? गेहूं की फसल पर पड़ा था। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था? गेहूं पर की फसल पे पड़ा था। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। जो श्वेत क्रांति किससे प्रतीत है? दूध से संबंधित है। हरित क्रांति फसल से संबंधित है और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। प्रमुख क्रांतियाँ कौन कौन सी है? प्रमुख क्रांति हरित क्रांति है खाद्य उत्पादन के बारे में, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के बारे में, पीली क्रांति तिलहन के बारे में। जब तिल कैसे होते हैं? पीली, दूध कैसे होता है? सफ़ेद। तो श्वेत क्रांति खाद्यान्न जो उत्पादन होता है गेहूं, चना, बाजरा, ये क्या कहते हैं? इनको जो फसल होती है वो हरी होती है, तो हरित क्रांति का नाम दिया इन्हें। श्वेत दूध होता है तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा, प्याज उत्पादन इंपॉर्टेंट है। ये जो गुलाबी क्रांति है झींगा, प्याज उत्पादन। लाल क्रांति मांस, टमाटर उत्पादन के लिए है। लाल टमाटर होते हैं। गोल क्रांति आलू से संबंधित है, क्योंकि आलू गोल होते हैं तो गोल क्रांति क्या है? आलू से संबंधित है, इसे याद करोगे आप। लाल टमाटर होते हैं तो टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति। गुलाबी प्याज से संबंधित है, जब प्याज को काटते हैं तो गुलाबी सा निकलता है वो अंदर से, तो गुलाबी जो क्रांति है वो प्याज से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, जो मछली होती है वो नीले रंग की होती है लगभग, तो नीली जो क्रांति है वो मत्स्य से संबंधित है, मछली से। पीली तिलहन से, सफ़ेद दूध से, हरित खाद्यान्न से,
गोल क्रांति होती है आलू उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक से, उर्वरक होता है खाद, और जो स्वर्ण क्रांति है वो है फल से। रजत क्रांति किससे है? अंडे से। इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों में वृद्धि। कृषि के जो सभी क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति है? इंद्रधनुष क्रांति। काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन, जो डीजल होता है वो क्या है? चलने के बाद क्या है? काला काला हो जाता है। तो काली जो क्रांति है बायोडीजल उत्पादन के लिए है। बादामी मसाला के लिए है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। अमृत जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से, मतलब एक नदी को दूसरी नदी के साथ जोड़ना। अमृत क्रांति में आता है हरित सोना क्रांति मांस उत्पादन में, इंपॉर्टेंट है ये प्रमुख क्रांतियां। ये है रबी की फसल। रबी की फसल आप याद करने की ट्रिक है ये, रबी चना मसाला जोर गरम। रबी चना मसाला जोर गरम, इस प्रकार याद करोगे, रबी चना मसाला जोर गरम। रवि ने कहा, क्या कहा? चना मसाला जोर गरम। चना मसाला जोर गरम। तो चना से बना चना, मैं से बना मटर, से सरसों, ले से आलू, और रे से राई, गे से गेहूं, मैं से मसूर। रवि ने कहा चना मसाला जोर गरम। च से बना चना, मटर, मैं से सरसों, आलू, रे से राई, गे से गेहूं, मसूर। रवि ने कहा चना मसाला जोर गरम। ये ट्रिक है इसकी, रबी की फसल की याद करने की। खरीफ की फसल, अरे गधे बाजा मत बजा। रबी की फसल की ट्रिक है, अरे गधे बाजा मत बजा। अरे से क्या बना? अरहर, अरे गधे बाजा मत बजा। ऐसे बना अरहर, जैसे गन्ना, तैसे धान, वैसे बाजरा, जैसे जवार, मैसे मक्का, तैसे तिलहन। अरे गधे बाजा मत बजा, ये खरीफ की फसल है। खरीब, खरीफ की फसल क्या है? अरे गधे बाजा मत बजा। और रबी की फसल चना मसाला जोर गरम। चना मसाला जोर गरम, या इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, रबी की फसल में गेहूं आती है और रब ने हमें क्या है? गेहूं दी है। रब ने हमें क्या दी है? गेहूं। रब ने हमें क्या दी है? गेहूं। आप याद रख सकते हैं, गेहूं की जो फसल है रब ने दी है, तो रबी की जो फसल है गेहूं है। इस प्रकार भी याद रख सकते हैं आप। और ये ट्रिक याद हो सकती है तो ये कर लेना। रवि ने कहा चना मसाला जोर गरम, इसमें रबी की सारी फसलें आ जाती हैं। खरीफ की फसल याद करने के लिए, अरे गधे बाजा मत बजा, ये इजी ट्रिक है, अरे गधे बाजा मत बजा। और जायद की फसल है, जायद की फसल में कौन कौन सी आती हैं? जो सब्जियों की फसल है ये आती है जायद की फसलों में, ताऊ, खीरा, खाकर, मरे। आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, ताऊ खीरा खाकर मरे। ताऊ तय से बना तरबूज, ऊ से उड़द, खीरा से खीरा खरबूजा, खा खरबूज, खा से बना खे से बना खरबूजा, और ककड़ी राई, मैं से मूंग। ये ट्रिक है, ताऊ खीरा खाकर मरे। और खरीफ की है, अरे गधे बाजा मत बजा। और उसकी रबी की जो फसल है
उसमें है, रवि ने कहा चना मसाला जोर गरम। ये एक छोटे बच्चे हैं जो वो खेल खेलते हैं, उसमें कहते हैं, ये ट्रिक याद कर लेना रबी की फसल की, चना मसाला जोर गरम, चना मसाला जोर गरम, चना मसाला जोर गरम। रबी की ये, खरीफ की, अरे गधे बाजा मत बजा। और जायद की, जायद में आ जाएगा, ताऊ क्या है, खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे। ये याद कर लेना। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगी, 2-3 बार पढ़ोगे तो। और ये जो दी हुई है, ये पूरी मतलब डिटेल में दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये डिटेल में दी हुई है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966 में हुई थी। 1966 और 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये जो है चित्र जो दिया हुआ है, इसे ये और कर लेते हैं। 4R मैंने ये करवाया था, 4R का फार्मूला। अपशिष्ट का निस्तारण, फोर आर को अपनाएं, कचरे को से छुटकारा पाएं। 4R को अपनाएं, कचरे से छुटकारा पाएं। R1 रिफ्यूज, मना करना। R1 का मतलब है रिफ्यूज, मना करना। R2 रिड्यूज, कम करना। मतलब 4R को अपनाएं, कचरे से छुटकारा पाएं। 3R का है पुनः उपयोग करना, रीयूज। और R4 का है रिसाइकल, पुनः चक्रण करना। इंपॉर्टेंट है ये। मना करना, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना। R1 रिफ्यूज, R2 रिड्यूज, R3 रीयूज, और R4 रिसाइकल, मतलब पुनः चक्रण करना। प्रमुख अनुसंधान संस्थान है ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान विभाग है नई दिल्ली में, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता में, आपदा प्रबंधन परीक्षण संस्थान महाराष्ट्र में, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र है नई दिल्ली में, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान है पुणे में, और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में। इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लेना। भारतीय मौसम विज्ञान है नई दिल्ली में, भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है कोलकाता में, आपदा प्रबंधन परीक्षण संस्थान है महाराष्ट्र में, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र है नई दिल्ली में, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान है पुणे में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में। इंपॉर्टेंट है ये।
तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।